सो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं, वो भी केमिस्ट्री के लिए। जी हां दोस्तों, 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री का प्रिपरेशन अगर आप लोग को करना है या फिर आप कर रहे हो तो एक ऐसा वीडियो में लेकर आया हूं जो डेफिनेटली आपको थोड़ा तो हेल्प करने वाला है रिगार्डिंग योर 1 मार्क्स क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो हमने क्या किया है, कुछ पीवाईक्यू के एंड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक साथ इकट्ठा किया है और आपको यहां पे लगभग इतने सारे क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, सारे पीवाईक्यू के एंड सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें से होपफुली बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकेंगे या फिर इसके रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस का कंसेप्ट को क्लियर करने में। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, एंड तक देखना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि ऐसे चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आगे जाके मैथ्स या फिर बायोलॉजी के हो, ऐसे लगातार वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से देखने मिलेंगे और लाइव रिवीजन्स भी देखने मिलेंगे। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे जुड़ जाओ। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं। आप लोग इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे भी लगा सकते हो, जिससे कम समय में आप फटाफट से हमारा ये वीडियो को देख पाओगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। और अगर आपको केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो, किसी के भी चैप्टर्स में दिक्कत है, यानी कंसेप्ट नहीं समझ में आता है, तो हमारे चैनल के ऊपर हर चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ा रखा है, उसके लेक्चर वीडियोस भी प्रेजेंट है। आप उन लेक्चर वीडियोस को 1.5 या फिर 2x की स्पीड पे देख के उसका कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही में अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन करके रख लो ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाए। तो चलो हर चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस 1 एंड 2 मार्क्स से डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे, बस आप लोग मेरा साथ देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग तैयार हो डेफिनेटली। तो क्वेश्चन एक है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एन डाइमिथाइलिनमाइन, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखो क्या बोल रहा है, डाइमिथाइल इथेनामाइन। ये जो क्वेश्चन है आप लोग का 1 मार्क्स के कैटेगरी में पूछा गया था और इसका सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज इथाइल है यहां पे, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा है मिथाइल ग्रुप है, एन के आगे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका डाई मिथाइल इथेनामाइन, ठीक है ना। यहां पे N है, यहां पे C2H5 है, तो इथेनामाइन डाइमिथाइल। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका NN डाइमिथाइल इथेनामाइन। इसको याद कर लो या फिर इसको आप प्रैक्टिस कर लो। देखो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ना, ये एक ऐसा वीडियो है जो एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज बच्चा है, उसके लिए तो ये डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। लेकिन जो बच्चा अच्छा पढ़ता है, पहले से प्रिपरेशन करते आ रहा है, तो उसके लिए एक तरीके से सारा चीज ना रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये वीडियो छोटा सा ही है, लेकिन आप एंड तक देख लो, 1.25 भगा के देख लो, 1.5 की स्पीड पे देख लो, लेकिन देखो जरूर और अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर करना कि वाकई में ये वीडियो हेल्पफुल है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि राइट द रिएजेंट्स यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इन द क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन जो है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देख सकते हो यहां पे, ठीक है, यहां पे आप क्या RCR' है, यानी एक तरीके से क्या है, यहां पे ईस्टर है, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये आपको ईस्टर दिख रहा है। यहां पे 4 हाइड्रोजन है और पूछा क्या है कि रिएजेंट्स क्या लगने वाले हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो जिंक है आपका मर्क्यूरी के साथ, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है, यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसके साथ क्या हो रहा है, इनका रिएक्शन हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है, ईथर मिल रहा है, और ऑक्सीजन यहां से निकल के 4 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो इस तरीके से रिडक्शन हो रहा है यहां पे, ठीक है। इसको ही, यही रिडक्शन को हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और अगेन जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे इस चैनल के ऊपर केमिस्ट्री जो पढ़ाते हैं वो है अभिषेक सर, ठीक है ना, और बायोलॉजी भी वही पढ़ाते हैं। तो कंटिन्यूअसली उनकी तरफ से मेहनत किया जा रहा है, लेकिन अभिषेक सर ने बहुत सारी चीजें मुझे बोल रखा है कि सर बीच बीच में आप भी वीडियोस डालिए, एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आई यू नो दैट कि मैं कोई प्रॉपर प्रोफेसर नहीं हूं केमिस्ट्री का, लेकिन फिर भी आपको जितना कंटेंट में दे सकता हूं, जो भी मेरे नॉलेज के है, नॉलेज में है, जो मैं चीजें प्रोवाइड कर सकता हूं वो मैं आपको कर रहा हूं, ताकि हर बच्चों को मैं कुछ ना कुछ मदद कर सकूं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि ये जो मैं वीडियो इतना मेहनत करके जो मैंने राइटअप लिखा है, फिर आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, इसमें जो एनर्जी लग रही है वो डेफिनेटली शायद आपको काम आएगी। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। फिर और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि राइट द IUPAC नेम ऑफ आइसोप्रीन, ये क्वेश्चन आया था। तो IUPAC नेम होता है इसका 2-methyl-1,3-butadiene, ये चीज याद रखना, ठीक है, 2-methyl-1,3-butadiene याद रखना। फिर राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करके आया था, जिसमें पूछा था कि व्हेन एक्सेस अमोनिया ट्रीटेड विद क्लोरीन। तो अमोनिया है, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया ले लिया, उसके साथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन जब रिएक्ट होगा तो क्या बन जाएगा, यहां पे अमोनिया प्लस क्लोराइड मिलकर अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, NH4Cl, और साथ में इसमें से 2 नाइट्रोजन जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन भी देख लेना, बहुत इजी है, ये सारी चीजें बहुत इजी है। एक बार आप देख लोगे ना ये वीडियो, अगर आपने सिर्फ एक बार वीडियो भी देखा है ना, तो भी चीजें दिमाग में छप जाएगी और आप आंसर, अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन सेम आ गया, एज इट इज आ गया, या फिर इसके जैसा आ गया, तो आप आंसर आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा
डिफाइन एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है ना, एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वीक एसिड और उसके सॉल्ट जो है साथ में स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी ये सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड एज द एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो ये भी याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे गए। ये देखो कितना सिंपल पूछा गया था कि राइट द नेम्स ऑफ द मेटल एलिमेंट्स इन द ब्रास, यानी ब्रास में कौन कौन से मेटल होते हैं। आपको पता है ब्रास इज एलॉय, इज अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट, तो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक मिलके क्या बनाते हैं, आपका ब्रास एलॉय बनाते हैं। ठीक है, याद रहेगा। तो ये सारी चीजें थी, बहुत सिंपल, और इसको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हमने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस, यार होप तो है। अब देखो, पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ाऊंगा जितना हो सके आपके लिए वीडियोस डालूंगा, सो दैट आप लोग को ये सब चीज देख के कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड मिले। आगे क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि द रेट लॉ इक्वेशन फॉर ए प्रोडक्ट इज रेट। ठीक है, यहां पे दिख रहा है आपको, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इफ x इज लेस देन 0। तो अभी आप देखोगे यहां पे एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, इफेक्ट पूछा है हम लोग को, व्हाट इज द इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं x का वैल्यू 0 से कम लेता हूं, ठीक है, यानी कि x क्या है हमारा, नेगेटिव है, इसका मतलब ये होता है कि जो a का कॉन्सेंट्रेशन होगा इट इज रेज टू ए नेगेटिव पावर, यानी कि वो नेगेटिव पावर के रेस में होगा। और आप एक चीज जानते हो कि मैथमेटिकली अगर आपका a इंक्रीज होगा तो टर्म जो होगा आपका a रेज टू x, ठीक है ना, ये a रेज टू x जो टर्म है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि अगर किसी के ऊपर भी नेगेटिव पावर है, जैसे आप देखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 2 रेज टू -2 रहेगा तो वो 4 नहीं रहेगा, वो 1/4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जब नेगेटिव जो एक्सपोनेंट होता है, यानी एक्सपोनेंशियल टर्म जो होता है, पावर वाला जो टर्म होता है, वो नेगेटिव रहेगा, तो उसका मतलब होता है वो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में आ जाता है, और इसके वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिक्रीज होगा जब आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो यहां पे जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आप इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जो है वो इंक्रीज कर रहे हो तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा, बिकॉज वो ए रेज टू एक्स, यानी एक तरीके से, और एक्स का वैल्यू 0 से कम है, यानी निगेटिव टर्म क्या, तो इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियली इसमें आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी में आ जाएगा, इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ एन इक्वेशन। अब देखो क्या होता है ना कि इसमें न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोग को एक ऐसा वीडियो दिया जाए जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, छोटे छोटे भी बड़े बड़े भी, तो वो वीडियो का वेट कर लेना, वो वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि एग्जाम्स खत्म होने के पहले आप इस चैनल पे बने रहना, आपके पूरे एग्जाम्स खत्म होने के पहले हम आपको बहुत सारे कंटेंट देंगे जो कहीं ना कहीं आपको काम आएंगे। कोई ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो आपका टाइम वेस्ट कराएगा, क्योंकि ये सारे वीडियोस आपको हेल्प करेंगे, और ये पूरी मेहनत मेरी और हमारी पूरी टीम से मिलके करेंगे, ताकि यार आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो, सबसे पहले यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है -3.72, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ये आपको दिया है फ्रीजिंग पॉइंट। और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट याद रख सकते हो आप, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, फिर आपका जो KF फैक्टर है आपका, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं पानी के लिए, वो आपका दिया हुआ है 1.86, ठीक है, केल्विन केजी पर मोल, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द मोलालिटी। अब मोलालिटी निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है दोस्तों कि आपका जो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको डिवाइड कर दो वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई बाय योर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये एक फॉर्मूला होता है मोलालिटी के लिए, ये शायद आप लोग जानते होंगे। अब इस फॉर्मूले में मेरे पास है क्या, मेरे पास क्या है यहां पे, डेल्टा TF यानी कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू है। कैसे निकालोगे, 0 माइनस 3.72 हो जाएगा 3.72। ठीक है, इसके अलावा वांट ऑफ फैक्टर जो होता है दैट इज पोटेशियम ब्रोमाइड का दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये याद रख सकते हो कि वांट ऑफ फैक्टर 2 है आपका। ठीक है, और उसके अलावा आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू भी उन्होंने दे रखा है 1.86। ये सारा वैल्यू डाल दो, डेल्टा TF का वैल्यू 3.72 डाला, वांट ऑफ फैक्टर का डाल दिया 2, मल्टीप्लाई बाय द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू डाल दिया 1.86, इनको कैलकुलेशन कर दिया, आपका वैल्यू आ जाएगा 1 मोल पर केजी, यानी कि आपका जो मोलालिटी का वैल्यू आ गया 1 मोल पर केजी आ गया, सिंपल। तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स 1 मार्क्स की कैटेगरी में भी पूछे जाते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन पूछा था कि राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर नोवेस्ट्रॉल। अब ऐसे कुछ वर्ड्स आपको देखने मिल सकते हैं, और इसीलिए एक सजेशन ये भी रहेगा कि मैं तो यार इस वीडियो के माध्यम से इतने सारे आपको कंटेंट दे दूंगा कि यार टेंशन ही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप लोग अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर नजर डालना, और कैसे ऐसे कुछ वर्ड्स दिखेंगे ना आपको, ऐसे यूनिक वर्ड्स, तो यार इसके ना स्ट्रक्चर फॉर्मूले और उसके IUPAC नेम वगैरह याद कर लेना। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C20H24O2, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइनाइल एस्ट्राडायोल। क्या बोलते हैं, इथाइनाइल एस्ट्राडायोल बोलते हैं, याद रखना। नोवेस्ट्रॉल कहीं दिख गया तो याद रखना इथाइनाइल एस्ट्राडायोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्फा D प्लस ग्लूकोपायरेनोस ट्रांस, इसका सिस भी आता है, आपको पता है। तो ये ट्रांस में क्या होता है, पहली बात तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये देख लो।
दैट इज 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, 1 2 ये 3, ठीक है, ये पांचों नंबर पे आप देख सकते हो, एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 4, ठीक है, और कहां आ गया, हाँ एक ये 5। तो ऐसे 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा है कि कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है किसके अंदर, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस ट्रांस के अंदर। लेकिन अगर सिस का पूछेगा तो सिस के अंदर भी 5 होते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द अल्फा डी प्लस या फिर बीटा डी प्लस, जिसको हम लोग अल्फा को ट्रांस बोलते हैं और बीटा डी प्लस को हम लोग सिस बोलते हैं, तो दोनों में बेसिक है कि आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसका पोजीशन यहां पे डाउनवर्ड फेसिंग है OH, वहां पे अपवर्ड फेसिंग होता है, याद रखना सिस में। बस इतना बेसिक डिफरेंस, जितना याद रख सकते हो उतना अच्छा। तो ये उसका स्ट्रक्चर याद रख लो, किसका, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरानोस का ट्रांस वाला, ये उसका स्ट्रक्चर है। और पूछेगा कितने हाइड्रोक्सिल होते हैं, तो 5 हाइड्रोक्सिल होते हैं, याद रख लो। नेक्स्ट है व्हाट इज नेस्लर रिएजेंट। तो ऐसे रिएजेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इसका मतलब क्या है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, एमसीक्यूज में। तो नेस्लर रिएजेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड, मर्क्यूरी क्लोराइड और मर्क्यूरी आयोडाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर मिक्स होता है। तो और इसका यूज होता है नेस्लर रिएजेंट का, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है, अमोनिया का प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए नेस्लर रिएजेंट का इस्तेमाल होता है, ये याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ऑक्टाहेड्रल होल्स टू द नंबर ऑफ एनायंस इन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो ये याद रख लेना, कितने होते हैं रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल टू द नंबर ऑफ एनायंस इन हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, 1:1 का रेशियो होता है। अब मैं ज्यादा डीप में अंदर जाके एक्सप्लेन नहीं करने वाला अगेन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये चीज आप बाय हार्ट कर सकते हो, जो आपको कहीं ना कहीं शायद हेल्प कर सकता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा कंसेप्ट समझ के दे दो, जितना मैं समझा सकता हूं उतना मैं समझाऊंगा बच्चा। What are ethers and how are they classified? ये 2 मार्क्स के कैटेगरी में क्वेश्चन पूछता है कि आपको बोल रहा है ईथर क्या है। तो वह ईथर जो है एक केमिकल कंपाउंड है दैट कंटेन एन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू 2 अल्काइल और अराइल ग्रुप, यानी कि ROR हो सकता है ईथर, दैट इज CH3OCH3 लिख दिया, तो ये क्या हो गया, डाई मिथाइल ईथर हो गया, दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है, तो ये आपका ईथर हो गया। और ईथर क्लासिफाई कैसे होता है, इट इज क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिक ईथर, दूसरा मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सिंपल या फिर सिमेट्रिक ईथर जो होता है, इसका एग्जांपल है जैसे कि दोनों साइड सेम होते हैं, CH3OCH3 यानी डाइमिथाइल ईथर इज द बेस्ट एग्जांपल। लेकिन अनसिमेट्रिकल में एक साइड कुछ और रहेगा, दूसरे साइड कुछ और रहेगा, उसका फॉर्मूला जो है ROR डैश होगा, यानी CH3 एक साइड हो गया, C2H5 इथाइल हो गया, तो इसको बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है, क्या बोलेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट क्या है, राइट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मोनोमर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6 पॉलीमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइलॉन 6 पॉलीमर के ऊपर उसका स्ट्रक्चर, यूज एंड की जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही है ना आपके टेक्स्ट बुक में, वो सब देख लो। और अगेन मैं बोलूंगा टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल ज्यादा करना। केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है जो टेक्सचुअल अंदर से चैप्टर के अंदर से चीजें पूछती है, घुमा के ऐसा पूछेगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो मोनोमर यूनिट ऑफ नाइलॉन 6 जो पॉलीमर होता है उसमें कितना होता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, याद रखना, ठीक है ना, याद रखना। कैप्रोलैक्टम, ठीक है, एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम बोला जाता है, ठीक है, नाइलॉन 6 पॉलीमर, याद रखना। नेक्स्ट है, अगर ये नाम से भी आता है कभी कभी क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। What are the antacids? Write the main constituents of Dettol. Antacids क्या होता है, डेटॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको लिखना है। तो ये आपके चैप्टर्स है ना, सेकंड लास्ट वाले, उसमें से आता है। तो एंटासिड्स आर मेडिसिन दैट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। आपको पता है ना, एंटासिड इसलिए डालते हैं, खाते हैं, माफ करना, कि भाई आपके अंदर एसिडिटी ज्यादा हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करता है, आपके हार्ट बर्न को ठीक करता है, इंडाइजेशन को ठीक करता है। और डेटॉल के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो होता है आपका क्लोरोजाइनॉल, ठीक है ना, क्लोरोजाइलेनॉल एंड टर्पिनियोल। ये 2 चीज याद रखना, ये बहुत डिफिकल्ट है याद रखना नाम इसका, लेकिन फिर भी क्लोरोजाइलेनॉल स्पेलिंग याद रख लो। टर्पिनियोल ये किसमें होता है, डेटॉल में होता है, सैवलॉन में होता है, ऐसे टाइप के चीजें में पाई जाती है। अगला है राइट द नेम ऑफ कैटलिस्ट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDPE। हाई डेंसिटी पॉलीथीन पॉलीमर में कैटलिस्ट क्या यूज होता है, तो पहली बात तो इस कैटलिस्ट का नाम है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट, याद रखना। हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है उसका नाम है जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम विथ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, याद रख सकते हो, और इसी को जिगलर नट्टा कैटलिस्ट कहते हैं, याद रहेगा ये नाम, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगेन देखो, मेरा काम है आपके लिए प्रोवाइड करना कंटेंट, मैं कंटेंट लेकर आ रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आपका काम है इसको समझना और इसको याद करना, थोड़ा बहुत हाथ से प्रैक्टिस भी कर लेना ताकि याद रहे। अगला क्वेश्चन है राइट कंडीशन फॉर द मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम का कंडीशन क्या है कि एनी चेंज हैपनिंग इन द सिस्टम इज द थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल, रिवर्सिबल होगा, थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर का है ये। द चेंज इन द सिस्टम टेक्स प्लेस इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, जो भी चेंज होगा सिस्टम के अंदर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होगा। तो ये कुछ 2 पॉइंट्स है जो मैंने आपको कराया। अब देखो ये कितना यूजफुल होगा आपके लिए, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि ये सारी चीज कहीं ना कहीं आपको यूज होगी, चाहे 1 मार्क्स में हो, चाहे एमसीक्यूज में हो, 2 मार्क्स में भी हो, चाहे कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है तो
2-3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं थियरी वाले, तो उसमें आप डाल सकते हो क्योंकि ये चीज रिलेट करती है, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर आपको दिखाऊं यहां पे, मोनोमर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है ना, क्या बोल रहा है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल का जो मोनोमर है क्या है, तो ये है पॉली है ना, तो पॉली को हटा दो क्या बनेगा, एक्राइलोनाइट्राइल बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है, ये तो शायद आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। आइसोप्रीन इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, मतलब नेचुरल रबर बनाने के लिए वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में आइसोप्रीन का इस्तेमाल होता है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, पहला है एक्शन ऑफ सोडियम मेटल ऑन इथेनॉल, यानी इथेनॉल लेना है मैंने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल, माफ करना इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल बोल रहा है ना, इथाइल अल्कोहल ले लिया इथेनॉल, उसके साथ में सोडियम मेटल को रिएक्ट किया 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दोनों का रिएक्शन में क्या होगा, ये 2 सोडियम और यहां पे C2H5 और O मिलके बनाएंगे सोडियम इथेनोएट, ठीक है, और यहां पे इसका 2 हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल है, बस याद करना है। अब वो याद कैसे करते हो ये अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है डिफाइन इलास्टोमर। इलास्टोमर का क्या होता है डेफिनेशन, तो भाई राइट नेम ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 66 पॉलीमर। तो नाइलॉन 66 पॉलीमर को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल, और साथ में आपको बताना है इलास्टोमर मतलब क्या है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। तो इलास्टोमर क्या होता है कि पॉलीमर्स हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी इन विच अ सब्सटेंस गेट्स स्ट्रेच्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड रिस्टोर इट्स ओरिजिनल शेप ऑन द रिलीज ऑफ द फोर्स आर कॉल्ड इलास्टोमर। यानी कुछ ऐसा चीज जिसको अगर फोर्स लगा के हम खींचते हैं तो उसका शेप चेंज होता है, लेकिन आफ्टर रिलीजिंग द फोर्स वो अपने शेप पे वापस आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट योर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी, और वी कैन सेड एज द वो मटेरियल जो होता है वो आपका क्या होता है, इलास्टोमर्स होता है। अब नाइलॉन 66 पॉलीमर कौन सा रॉ मटेरियल यूज कर रहा है, तो वो होता है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन, ठीक है, याद रखना, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायअमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डिफाइन वल्कनाइजेशन, राइट स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर यूज्ड इन नेचुरल रबर। क्या बोल रहा है, वल्कनाइजेशन को डिफाइन करो, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर जो नेचुरल रबर में हो रहा है उसका बनाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वल्कनाइजेशन का मतलब होता है कि द प्रोसेस बाय विच ए नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक पॉलीमर्स इंट्रोड्यूस इन इलास्टोमर इज कॉल्ड एज द वल्कनाइजेशन। यानी इलास्टोमर जो होता है उसको क्रॉस लिंक करके, ठीक है, नेटवर्क का क्रॉस लिंक करके बनाते हैं तो उसको वल्कनाइजेशन बोलते हैं। और जो मोनोमर यूज हो रहा है, जैसे कि आप जानते हो कि मैंने आपको बताया था कि कौन सा मोनोमर यूज होता है रबर बनाने में, आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन का आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल रहा, बोला कि मोनोमर जो यूज हो रहा है उसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो आपको पता है कि मोनोमर कौन सा यूज होता है, आइसोप्रीन, तो आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है, मैंने उसका आईयूपीएसी नाम भी बता दिया था, इसका स्ट्रक्चर है ये वाला, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो आइसोप्रीन का हो गया, इसको देख लो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन होमोपॉलीमर्स विद एग्जांपल। होमोपॉलीमर्स क्या होता है, इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो कि जो पॉलीमर्स विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, मतलब ऐसे पॉलीमर जिसमें सिर्फ एक टाइप के रिपीटिंग यूनिट होते हैं उसको होमोपॉलीमर, होमो है ना सेम टाइप के, तो सिर्फ एक ही टाइप के सेम टाइप के जो पॉलीमर्स रिपीट होते हैं उसको होमोपॉलीमर्स बोलते हैं। और ये सिंगल मोनोमर से ही बनता है, एक ही टाइप के मोनोमर्स उस पे प्रेजेंट है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कंडेंसेशन होता है 2 डिस्टिंक्ट मोनोमर्स का, कभी कभी हो जाता है। तो जैसे एग्जांपल नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 66 हो गया, पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपीन हो गया, ये सारे जो एग्जांपल्स है ये किसके, होमोपॉलीमर्स के एग्जांपल है, जिसमें लगभग आप देखोगे तो एक ही टाइप के पॉलीमर्स रिपीट होते हैं। नेक्स्ट डिफाइन रबर। रबर का डेफिनेशन पूछा है, राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ टेफ्लॉन पॉलीआइसोप्रीन। तो पहली बात तो रबर क्या होता है, पॉलीमर्स विच आर इलास्टिक इन नेचर आर कॉल्ड रबर। ऐसे पॉलीमर जो इलास्टिक की प्रॉपर्टी कैरी करते हैं उसको रबर हम बोल सकते हैं। अब टेफ्लॉन का क्या बोल रहा है यहां पे, केमिकल रिएक्शन टेफ्लॉन बनाने के लिए, तो इसमें क्या होता है, टेट्राफ्लूरो इथाइलिन लिया जाता है, n मॉलिक्यूल्स ऑफ CF2 दिख रहा है आपको, टेट्राफ्लूरो इथाइलिन मैंने ले लिया, ठीक है, CF2 डबल बॉन्ड CF2। अब यहां पे इसका कराया जा रहा है पॉलीमराइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब इसका रिएक्शन जब होता है तो ये बन जाता है टेफ्लॉन, जो कि सिंगल चेन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये हो गया पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो टेफ्लॉन बन गया CF2' बॉन्ड बनते जा रहा है n नंबर ऑफ टाइम्स, दैट इज टेफ्लॉन। याद रखना इसका केमिकल रिएक्शन याद रखना, पूछता है अलग अलग तरीके से। दूसरा है पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है। अब पॉलीआइसोप्रीन आप जानते हो कि रबर जो बनता है वो आइसोप्रीन से बनता है, लेकिन आइसोप्रीन तो उसका सिर्फ मोनोमर है, और अगर मोनोमर बहुत बार आएंगे तो पॉलीमराइजेशन होगा, दैट इज पॉलीआइसोप्रीन बनेगा। मतलब रबर जो होगा एक्चुअल में क्या है, वो पॉलीआइसोप्रीन है। इसका मतलब यहां पे मैंने आइसोप्रीन लिया, ये एक यूनिट है यानी एक मोनोमर है, इसका मैंने करा दिया पॉलीमराइजेशन, तो ऐसे बहुत सारे होंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर जो बन गया ये बन गया आपका रबर, यानी पॉलीआइसोप्रीन बन गया। तो ये दोनों चीज याद रख लो, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे। एक बार ये वीडियो देखते देखते आप में
आपने साथ में नोटबुक में पेन से लेके आप थोड़ा हाथ से प्रैक्टिस करते गए ना, ये वीडियो एक बार देख लोगे ना तो आपका ये चीज दिमाग में फिट हो जाएगा और फिर बाद में रिवाइज भी नहीं करोगे तो भी आपको याद रहेगा। और इसीलिए शायद ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूं जो आपको हेल्प करेगा, खासकर ऐसे बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत उतना स्ट्रांग नहीं किया है, एवरेज या फिर मिडिल एवरेज जो बच्चे हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है, नेम द प्लांट विच इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ क्लीनिंग। सेल्फ क्लीनिंग कौन करता है, लोटस, बढ़िया एग्जांपल है। नेक्स्ट यहां पे देखो, राइट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अमाइन यूजिंग द एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइम, ठीक है ना, एसिटाल डॉक्साइम बोलते हैं इसको। तो यहां पे पहले मैंने ले दिया एसिटाल डॉक्साइम, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, याद रहेगा, एसिटाल डॉक्साइम का CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपका क्या है, एसिटाल डॉक्साइम। 4 हाइड्रोजन ले लिया, इसका रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम और H4, ठीक है ना, ईथर है, सोडियम है या फिर इथाइल अल्कोहल है, क्या बन रहा है, इथाइल अमाइन बन रहा है, CH3CH2NH2, क्या बन गया, इथाइल अमाइन। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अमाइन, ठीक है ना, यहां पे पूछा है क्या वैसे, हाँ इथाइल अमाइन पूछा है, ऐसा भी पूछ सकता है, ठीक है, या फिर कन्वर्जन ऑफ एसिटाल डॉक्साइम इनटू इथाइल अमाइन पूछ सकता है, या फिर कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट आर द रिएजेंट्स, कौन से रिएजेंट इसमें इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी नाम याद रख लो, कौन कौन से है इसके अंदर रिएजेंट्स, ये चीज याद रख लेना है। नेम द क्या आइसोमर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है ना, तो आपका जो है आइसोमर, ये क्या है, इसको लिंडेन भी कहते हैं, गैमेक्सेन भी कहते हैं, ठीक है ना, ये इसको एक बार बाय हार्ट कर लेना आप लोग, ये टॉपिक को याद रख लेना, ठीक है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड यूजिंग एसिटिक एसिड, ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। तो पहली बात तो मैंने क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, इससे मुझे क्या बनाना है, एसिटिक अनहाइड्राइड बनाना है, ठीक है। यहां पे है P2O5, ठीक है, P2O5 मैंने एज ए रिएजेंट लिया है, हीट हो रही है यहां पे आपका CH3CO, ठीक है, CH3CO यहां पे 2 हो गया, हाँ ठीक है, O हो गया और H2O बाहर निकल गया, करेक्ट। तो ये बन गया आपका, पता है ना, दैट इज आपका वाटर सेपरेट हो जाता है और ये बन जाता है एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज स्ट्रक्चर भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, राइट एनी एग्जांपल्स ऑफ नैनो पार्टिकल्स विच इज यूज्ड इन फोटोकैटालिसिस। फोटोकैटालिसिस में नैनो पार्टिकल्स एग्जांपल्स लिखो, तो ZNO एंड TiO2 यानी कि जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड जो है, ये कुछ नैनो पार्टिकल्स है, फोटोकैटालिसिस में यूज होते हैं, ये याद रख लेना, ठीक है, याद रखने के हिसाब से बात है। नेक्स्ट है, राइट द हावर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जो कि क्या था, अगेन मैंने आपको बताया पहले भी, इसके पहले भी बताया कि हावर्ड पोजीशन फॉर्मूला अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस, जो कि क्या है, ये अल्फा डी प्लस आ गया तो ये आपका क्या है, ट्रांस है, ठीक है, याद रखना। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस ट्रांस के लिए है। तो ये उसका स्ट्रक्चर है, मैंने बताया था 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन साथ में यहां पे मैंने एक और स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है, दैट इज बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस 6 के लिए। तो इसमें आप स्ट्रक्चर बेसिक डिफरेंस भी देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर H है, नीचे OH है, मतलब आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है डाउनवर्ड है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ऊपर है, जब स्टार्ट हो रहा है वहां से पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये याद रखना, ट्रांस और सिस याद रखना, इजी है, हावर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। राइट वन एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट एंड हजार्डस सॉल्वेंट, सेफ सॉल्वेंट एंड हजार्डस सॉल्वेंट, इसका एग्जांपल देना है। सेफर सॉल्वेंट का है वाटर, सबसे बेस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर सेफ भी है। हजार्डस है आपका डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, ये हजार्डस सॉल्वेंट है, इसको याद रख लो बस, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन पूछा है, डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ग्लूकोज। ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछा है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है ना, पोलराइज्ड लाइट का क्या कर रहा है, प्लेन को रोटेट करने में हेल्प करता है। और ग्लूकोज का पूछा है, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स है ग्लूकोज के लिए, तो याद रख लो, ग्लूकोज है 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स, कितने हैं, 16 है, ग्लूकोज है 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये आपका क्वेश्चन आता है, बहुत बेहतरीन, ठीक है, लास्ट का जो चैप्टर्स आप देखते हो इनमें से थियरी भी काफी पूछी जाती है, खासकर 1 मार्क्स 2 मार्क्स की, तो इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। जैसे कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज दोनों बता दे रहा हूं। तो एडवांटेज ये है कि रिवॉल्यूशन आया इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटिंग में, ठीक है ना, नैनो टेक्नोलॉजी विल मेक सोलर पावर मोर इकोनॉमिकल, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज डिवाइस विल बिकम मोर एफिशिएंट, ठीक है, क्योरिंग ऑफ डिसीज लाइक कैंसर एंड डायबिटीज होता है, ये एडवांटेजेस है किसके, नैनो पार्टिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी के। वही अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं ये लंग डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि नैनो पार्टिकल्स हमारे लंग्स में अगर इनहेल होके जाते हैं तो वो नुकसान पैदा कर सकते हैं, लंग कैंसर वगैरह भी हो सकता है, और ऑब्वियसली एयर पॉल्यूशन भी कर सकते हैं ये, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, राइट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज एटॉमिक इकोनॉमी, ठीक है, तो परसेंटेज
एटॉम इकोनॉमी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर्मूला वेट ऑफ डिजायर प्रोडक्ट डिवाइड बाय द सम ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला याद रखना। नेक्स्ट है डिफाइन हार्मोन, बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो हार्मोन क्या होता है? एक केमिकल मैसेंजर है जो ट्रैवल करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रैवल करता है ताकि जो भी एक्शंस है सेल्स का, ऑर्गन्स का, उसको वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो हार्मोन का डेफिनेशन याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द टेक्निक यूज्ड टू नो द ज्योमेट्री ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। तो ये है एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, ठीक है। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफाई सॉलिड्स इन डिफरेंट वे। सॉलिड्स को डिफरेंट डिफरेंट वे में क्लासिफाई कर सकते हो, आपको आएगा वहां पे, दैट इज सिल्वर है, ठीक है, यहाँ पे फॉस्फोरस है, डायमंड है, NaCl है। तो सिल्वर आपका मेटालिक सॉलिड है, P4 मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है, मॉलिक्यूल है ना ये P4। फिर आपका डायमंड जो है वो आपका कोवैलेंट सॉलिड है, और NaCl आयोनिक सॉलिड, आयोनिक कंपाउंड होता है ना, आयोनिक सॉलिड हो गया। तो ये चार आपको दिए थे, आपको बताना था कि डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स के बारे में क्लासिफाई करो, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम बाय द एक्शन ऑफ LiAlH4 ईथर ऑन एसिटामाइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हमने पहले भी देखा था, एसिटामाइड। तो इथाइल अमाइन या फिर इथेनामाइन हम बोल सकते हैं, ये बनता है यूजुअल तौर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लो पहले आप इसेटामाइड ले रहे हो, ठीक है ना, एसिटामाइड ले रहे हो, तो एसिटामाइड का स्ट्रक्चर होता है CH3 डबल बॉन्ड NH2, ये आपका एसिटामाइड है, ठीक है। इसको हमने देखा था थोड़ी देर पहले भी, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एसिटल डॉक्साइम भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एसिटल डॉक्साइम भी बोलते हैं, एसिटल डिहाइड ऑक्साइम भी बोलते हैं, और अभी अभी हमने एक नाम और पढ़ा, क्या? एसिटामाइड। तो ये दोनों सिमिलर है, याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसका रिएक्शन हो रहा है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 ईथर प्रेजेंस में, तो ये बनता है CH3CH2NH2, यानी ये बन रहा है इथेनामाइन। क्या बन रहा है? ये जो चीज दिख रहा है आपको, ये जो बना है, ये क्या है आपका? इथेनामाइन है, ठीक है। तो वही चीज हमें पूछा था कि क्या बन रहा है, राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? ये क्या है आपका? इथेनामाइन है या फिर इथाइलामाइन है, आप बोल सकते हो। साथ में वाटर बन रहा है एज ए बाय प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट formed when chlorobenzene is treated with the sodium metal in the presence of dry ether। तो वो बनता है बायफिनाइल, याद रखना, फिनाइल के स्ट्रक्चर दोनों जोड़ दिया, बायफिनाइल, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ टेक्निक यूज्ड टू नो ज्योमेट्री ऑफ नैनो पार्टिकल्स। ये भी हमने पढ़ाया भी था पहले भी। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, नैनो पार्टिकल का ज्योमेट्री को, ठीक है, समझने के लिए जो टेक्निक है वो है आपका TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कायरोलाइट। तो कायरोलाइट याद रखना, जैसे बहुत सारे और इसके पहले भी हमने बताए, तो ऐसे कुछ नाम है, इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, याद रखना। तो केमिकल फॉर्मूला है उसका Na3AlF6, याद रहेगा, कायरोलाइट। नेक्स्ट है राइट मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड इट्स रेट कांस्टेंट, ठीक है ना, जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ रिएक्शन। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये याद रख सकते हो, ठीक है। हाफ टाइम आपका हाफ रहेगा, तो यहाँ पे आप टाइम डाल दो, T1/2 इज इक्वल टू A0/2 के, याद रहेगा, ये अच्छी तरीके से कर लेना। नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ प्लैटिनियम कॉम्प्लेक्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो इस प्लैटिनियम कॉम्प्लेक्स का जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, इसका नाम है दोस्तों सिसप्लैटिन। क्या नाम है? सिसप्लैटिन नाम है। और स्ट्रक्चर कोई पूछेगा तो ये याद रखना, ट्रांस नहीं है, सिस है, याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे प्लैटिनम है, यहाँ पे आप दोनों साइड, यहाँ पे अमोनिया देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों साइड क्लोरीन है, दैट इज नथिंग बट योर सिसप्लैटिन, जो कि यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये क्या है? एक प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है। राइट द एसआई यूनिट ऑफ कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। तो कायरोस्कोपिक कांस्टेंट का एसआई यूनिट है केल्विन kg पर मोल या फिर डिग्री सेल्सियस kg पर मोल, याद रखना, ठीक है ना। कायरोस्कोपिक कांस्टेंट जो मैंने स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल सॉल्व कराया ना, एक छोटा सा, उसका यूनिट। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी, ठीक है ना। तो इन टर्म्स ऑफ गिब्स एनर्जी कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या है? दैट इज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और डेल्टा G जो है हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी फॉर 0.5 मोलार बेरियम क्लोराइड एंड इट्स कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन इज 0.01 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पर सेंटीमीटर, जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है मोलार कंडक्टिविटी, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.01 आपका, दैट इज उसका कंडक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा क्या है? मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन 0.5 दिया है, कॉन्सेंट्रेशन 0.5 दिया है। दूसरा मोलार कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला है 1000 K/C, ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई बाय K आपका दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट योर कंडक्टिविटी का वैल्यू, ठीक है, 0.1/0.5, ठीक है, कैलकुलेट किया तो आ गया 20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट एक डिस्टिंग्विश बिटवीन, बहुत कम चांसेस है डिस्टिंग्विश का, लेकिन फिर भी ये पूछा हुआ है, एक एग्जांपल लास्ट टाइम पूछा था, बता दे रहा हूं। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज का डिफरेंस पूछा था। तो लैंथेनॉइड्स क्या होता है? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन सेंटर 4f ऑर्बिटल्स घुसता है, उसमें
5f ऑर्बिटल्स घुसता है। इसमें बाइंडिंग एनर्जी हायर होता है, उसमें बाइंडिंग एनर्जी लोअर होता है। ये शो करता है लो या फिर लेस टेंडेंसी कॉम्प्लेक्सेस बनाने में, ये बहुत ज्यादा हाई टेंडेंसी होता है, ग्रेटर टेंडेंसी होता है आपके कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करने के लिए। इसमें सिर्फ एक मेंबर जो है रेडियो एक्टिव है, जिसका नाम है प्रोमेथियम। इसमें ऑलमोस्ट हर मेंबर जो होता है इस सीरीज का, एक्टिनॉइड सीरीज का, वो रेडियो एक्टिव है, याद रखना। तो लैंथेनॉइड सीरीज में सारे रेडियो एक्टिव नहीं होते, प्रोमेथियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, लेकिन एक्टिनॉइड में ऑलमोस्ट सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। एग्जांपल आप लिख सकते हो जो भी आपको लिखना है, यूरेनियम वगैरह, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेंपरेचर इज 640 mmHg एंड द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इज बेंजीन इज 600 mmHg। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिया हुआ है प्रेशर, ठीक है, 640 mmHg और उसका P1 का 600 mmHg। फॉर्मूला है आपका मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूट निकालने का, H2 = PI, ठीक है ना, P10 माइनस P1 अपॉन P10, दैट इज कैलकुलेट किया, डाला, आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से 1 मार्क्स 2 मार्क्स के कैटेगरी में न्यूमेरिकल्स भी पूछता है। वैसे जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे प्रॉपर जो अभिषेक सर हैं, जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर है यहाँ पे, उनको मैं बोलूँगा कि न्यूमेरिकल्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएं, जिसमें आपके मोस्ट प्रोबेबली जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम कवर कराएंगे। तो उसके लिए भी थोड़ा वेट कर लेना, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल के वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं, लास्ट के कुछ 2-3 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या बोल रहा है? ग्रीन केमिस्ट्री इज यूज ऑफ द केमिस्ट्री फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन बाय एनवायरमेंटली कॉन्शियस डिजाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस दैट द रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज और जनरेशन ऑफ द हजार्डस सब्सटेंस। कम से कम इस्तेमाल करना है ना केमिकल्स का जो हजार्डस है, उसीलिए ग्रीन केमिस्ट्री है। फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट जो होता है, ये क्या होता है? ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें फॉरेन एटम्स जो होते हैं, बाहर के जो एटम्स होते हैं, ठीक है ना, दे आर फाउंड एट द लैटाइस साइट्स इन द प्लेस ऑफ होस्ट एटम एंड द रेगुलर एटम्स जो होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं अपने लैटाइस साइट से बाय इंप्योरिटी एटम। तो इसको ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। और इसमें सॉलिड सॉल्यूशंस जो होते हैं मेटल्स के, जो एलॉय होते हैं, या फिर ब्रास जो है एलॉय है कॉपर और जिंक का, तो ये इसमें आ जाते हैं, ठीक है। लास्ट है तो देख लो फटाफट से। राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग, क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद द फ्यूमिंग H2SO4। तो ये जो है इसमें क्लोरोबेंजीन लिया गया, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया, इनका रिएक्शन कराया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका SO3 और H मिला के यहाँ पे एक बनाएगा, दैट इज 2 क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। और साथ में हमारा SO3H नीचे आ जाएगा इस पोजीशन पे और क्लोरीन ऊपर है, तो ये हो जाएगा आपका 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और ये होता है बाय हीटिंग द हेलोअरीन विद द फ्यूमिंग H2SO4, इट इज कॉल्ड एज द सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी बोलते हैं। तो अलग से सल्फोनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो आप यही लिख के आ सकते हो, याद रखना। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना। ये सिल्वर एसीटेट पे इथाइल ब्रोमाइड का क्या है? तो आपने ले लिया इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br, सिल्वर एसीटेट ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OOAG, सिल्वर एसीटेट हो गया। इन दोनों को रिएक्ट किया तो क्या मिल गया मुझे? CH3C डबल बॉन्ड O, और ये O हो गया, Ag हट गया, यहाँ पे आ गया आपका इथाइल ग्रुप CH2CH3, ठीक है। समझ में आ रहा है? करेक्ट है। और बन गया सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ पे क्या बन रहा है? सिल्वर ब्रोमाइड बन रहा है, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। लिख दिया मैंने। राइट द केमिकल रिएक्शन, इथाइल ब्रोमाइड हीटेड विद सिल्वर एसीटेट, तो ये याद रखना, ठीक है। तो दैट्स इट, बस यही था। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है, रिवाइज कराया है, ये सारा चीज़ होपफुली एग्जाम्स में बने, इसके जैसे ही बने। और उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपने इतने सारे क्वेश्चंस देखे, नए नए करके 40-50 क्वेश्चंस आपने देखे, ये उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिले और आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। भूल चूक अगर कुछ हुई होगी इस वीडियो के माध्यम से तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि हमारा इंटेंशन सिर्फ एक ही है कि हम आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें अपने एंड से। क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ यहाँ पे आते हैं, कमेंट करते हैं और डिपेंडेंट है इस चैनल के माध्यम से। तो हम कहीं ना कहीं आप लोग को कुछ कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके हेल्प से आप बहुत अच्छा परफॉर्म आगे अपने कर सके। और कुछ ना कुछ काम ही आया होगा, ये वीडियो बहुत डेफिनेटली काम आया होगा। तो कॉमेंट कर देना कि कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए ये वीडियो, कितना अच्छा लगा ये वीडियो देख के, कॉमेंट करना। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके अपने सभी 12वीं के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जो भी यार एवरेज है, बिलो एवरेज है, जो डर रहे हैं पास हो जाए, तो ऐसे वीडियोस उनको बहुत हेल्प करेंगे। तो प्लीज शेयर करना। और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल JR कॉलेज पे ऐसे वीडियोस डेफिनेटली आपको बहुत सारे देखने मिलेंगे। तो जुड़ जाओ चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।